अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई किताब के साथ हाजिर हुआ हूं। ये किताब शुमाली अफ्रीका के नावल निगार, बल्कि यूं कहना गलत ना होगा कि शुमाली अफ्रीका के सबसे बड़े नावल निगार ताहिर बिन जलून की है। ये किताब जो है वो उनका पहला नावल थी जो 1985 में द सैंड चाइल्ड के नाम से शाया हुई। ताहिर बिन जलून 1944 में मराकश के शहर फिज में पैदा हुए और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो टगनीर में हासिल की। उसके बाद उन्होंने जब फिलॉसफी पढ़ने का इरादा किया तो मोहम्मद अल खम्स यूनिवर्सिटी रब्बात में चले गए और वहीं तालीम हासिल करने के साथ साथ उन्होंने तलबा के एहतजाज में जो हुकूमत के खिलाफ था उसमें हिस्सा लिया। एहतजाज में हिस्सा लेने की तलाश में उन्हें सजा के तौर पर फौज में भेज दिया गया। फौज में 1966 में वो गए और 1971 में उनको फौज से रिलीज मिली उस जॉब से, तो वो 1972 में फ्रांस चले गए। वहां जाकर उन्होंने साइकोलॉजी में तालीम हासिल की और अब भी वो आज भी फ्रांस में रहते हैं और उनके ज्यादातर काम जो है वो फ्रेंच जबान में है। फ्रांस में उन्हें लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड 2008 में मिला, जो फ्रांस का सबसे बड़ा जो सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड है। आज भी फ्रांसीसी टेलीविजनों पर वो शुमाली अफ्रीका के लोगों की रिहाइश, रहन सहन और उनके वो तजर्बात जो वो फ्रांस में रहते हुए हासिल कर रहे हैं उस पर एक अथॉरिटी माने जाते हैं। ताहिर बिन जलून ने अब तक 26 किताबें लिखी हैं। उनमें ज्यादातर नावल हैं या शायरी पर और इसके अलावा मजहब या तनकीद पर कुछ मज़ाबीन है। जिसके अलावा उन्होंने कुछ याददाश्तें भी लिखी हैं। तो उनका जो अहम काम है जो जिसने शाया होते ही उन्हें एक अच्छे लिखारी के तौर पर मशहूर किया, वो तो जाहिर है उनका पहला नावल जो है द सैंड चाइल्ड, जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, रेत का दरवाजा है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ अहम नावल लिखे हैं, बल्कि उनका जो नावल है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं। उनमें करप्शन है जो 1995 में लिखा गया, 1985 में द सैंड चाइल्ड, 1995 में करप्शन और 2000 में उनका एक इंतहाई शानदार काम सामने आया था जो मेरा अब तक का उनका सबसे जो पसंदीदा नावल है वो है बस ये बसारत कुछ अंधेरे। अगरचे इसका तर्जमा उमर मेमन साहब ने भी किया था, लेकिन हाल ही में अर्जुमंद आरा साहब का भी तर्जमा शाया हुआ है। इसका इंग्लिश नाम जो है द ब्लाइंडिंग एब्सेंस ऑफ लाइट है और ये ताहिर बिन जलून के इंतहाई अहम काम समझे जाते हैं। इसके अलावा ताहिर बिन जलून जो है उन्होंने कई अहम जो है अदबी अवार्ड हासिल किए हुए हैं, बल्कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट समझे जाते हैं नोबल इनाम के लिए। और उनके ही खित्ते के अब्दुल रज़ाक गुर्रा को इस साल से पिछले साल जो अवार्ड मिला है 2021 में, वो अब्दुल रज़ाक गुर्रा को मिला है जो उनके ही खित्ते से तल्लक रखने वाले नावल निगार हैं। द सैंड चाइल्ड या रेत का दरवाजा जो है, जिसका तर्जमा खुर्शीद अकरम साहब ने किया है और इसको शाया सिटी बुक पॉइंट वालों ने किया है कराची से। इसकी कहानी का आगाज जो होता है वो मराकश के एक शहर में एक मसरूफ बाजार में होता है, जहां के किस्सा को बैठकर कहानी सुना रहा है। और वो कहानी किसकी है? वो हाजी अहमद सुलेमान की कहानी है, जिसकी 7 बेटियां हैं और उसने बहुत कोशिश की है कि उसकी बीवी के यहां एक बेटा हो जाए, जिसके लिए उसने हर तरह की तावीज, गंडे, चिल्ले, बल्कि हर तरह की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें नाकाम है। और अब उसकी बीवी जो है वो 8वीं दफा बच्चे की पैदाइश करने वाली है और उसने ये तसव्वुर कर लिया है, ये तय कर लिया है कि ये बच्चा जो होगा वो उसका बेटा होगा, चाहे इसकी जिन्स मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो होगा लड़का। अगर लड़की भी हो तो वो लड़का ही होगा। इसके पीछे वजह यह है कि जैसे हमारा खित्ता है, ये सब कॉन्टिनेंट है, इसी तरह जो शुमाली अफ्रीका है उसमें भी औलाद के तौर पर बेटे का होना बहुत जरूरी है।
एक बाप की जो जायदाद है उसका 1/3 जो है वो ही सिर्फ बेटियों को मिलती है, और अगर उसके पास बेटा नहीं होगा तो उसकी सारी बाकी जायदाद जो है वो भाइयों को चली जाती है। ये इस्लामी कानून है, और यही कानून जो है वो शुमाली अफ्रीका में भी लागू है। तो इस कानून को मद्देनजर रखते हुए और अपने भाइयों की उस तंज को, उस रवैये को मद्देनजर रखते हुए, जो हर बेटी पैदा होने के बाद उसके भाई उसके साथ अपनाते हैं, जो उसके छोटे भाई हैं, तो वो चाहता है कि उसके यहां बेटा हो। और इसी वजह से उसने इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं कि उसका आने वाला जो बच्चा है वो लड़का ही होगा। और जब उसके यहां बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी जिन्स तो लड़की होती है, लेकिन जो दाई होती है या वो खुद और तीसरा उसकी बीवी, ये तीनों मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि और उस बच्चे को बेटे के तौर पर पेश करते हैं, और उसकी इस तरह हिफाजत की जाती है कि वो जवान होने तक उसका मतलब पता ही नहीं किसी को चलता कि वो लड़का है या लड़की है। उसका सारा भेस जो है वो लड़कों जैसा होता है, और उसको ज्यादातर बाहर नहीं लेके जाया जाता, और हाजी सलमान उसको अपने साथ रखता है ताकि वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे उसकी पहचान हो। इसके अलावा उसकी छाती के ऊपर बहुत कसकर पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसके सीने का उभार नजर ना आए और उसकी जिन्स का तयन ना हो सके और उसको लड़का ही समझा जाए। अहमद जब बड़ा होता है, तो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो अपने चचा की बेटी फातिमा के साथ शादी करना चाहता है जो अपाहज है। और वो शादी क्यों करना चाहता है, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। वो नफरत है जो उसको अपने चचा के साथ है, या वो नफरत है जो उसके अंदर पनप रही है कि उसकी जो असल जिन्स है उसको उसका इजहार करने का मौका नहीं मिल रहा। तो वो अपना गुस्सा, अपनी नफरत निकालने के लिए कमजोर तरीन फर्द का चुनाव करता है, और शादी के बाद भी उसके साथ एक अजियतनाक तौर पर रहता है। तो इस कहानी में जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है वो ये है कि क्या अहमद अपनी जिन्स की तब्दीली के बावजूद जो उसकी असल है उसको छोड़कर जो उसको अपनानी पड़ रही है उसकी वजह से क्या वो मोहब्बत कर सकता है, क्या वो सुकून से जी सकता है, या क्या वो उस जिन्स को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेगा और उसको छुपा सकता है। ये वो सवालात हैं जो बार बार आपके जहन में आते हैं बतौर कारी। और सबसे आखिरी सवाल जो बहुत अहम सवाल उभर कर सामने आता है कि अहमद की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी मौत हुई किस तरह। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको ताहिर बिन जलून ने अपनी तकनीक के जरिए जो है वो बताने की कोशिश की है। फातिमा के साथ शादी के बाद जो है वो उसके साथ अजियतनाक जो सलूक करता है, जिसके कुछ अर्सा बाद फातिमा वफात पा जाती है, उसके साथ साथ हाजी सुलेमान भी वफात पा जाता है, और वो उस घुटन से निजात हासिल कर लेता है जो जिन्स को छुपाए रखने के साथ साथ उसकी जात के अंदर दाखिल हो जाती है, या एक घर में एक कमरे में कैद रहकर महसूस हो रही होती है। तो वो घर से भागता है, और भागते हुए वो एक सर्कस करने वाले खानदान को मिल जाता है जहां वो मुख्तलिफ काम करके अपनी जिन्स का इजहार करके अपनी शख्सियत का इजहार करके खुश होता है और खुशी महसूस करता है, और वहीं उसका कत्ल हो जाता है। और यहां से अहम सवाल उभरता है कि अहमद का कत्ल कैसे हुआ, या अहमद की जो वफात है वो कैसे हुई। ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जो आगे चलकर डिस्कस किया है इस पूरे नावल में, इस कहानी में, और यही इसी की बुनियाद पर कहानी को बुना है। बेसिकली मुख्तलिफ तकनीक के जरिए जो है वो ताहिर बिन जलून ने इस कहानी को बुना है, बयान किया है, और वो तकनीक है मुख्तलिफ रावियों के जरिए कहानी को बयान करने की तकनीक। पहला किस्सा गो जो मराकश के एक मसरूफ बाजार में किस्सा सुना रहा है वो अहमद के साथ ही वफात पा जाता है, और उस किस्सा गो के साथ वो डायरी भी
जल जाती है जिसमें अहमद ने अपना किस्सा लिखा होता है। तो उस सच का पता कैसे चले? उस सच का पता फिर मजीद 3 वो रावी हैं जो बयान करते हैं इस कहानी को, जो पहले किस्सा गो के पास बैठकर वो कहानी सुन रहे थे। उसमें पहला है अम्मार, दूसरा है सालिम और तीसरी है फातिमा। ये बुजुर्ग लोग हैं। अम्मार ये कहता है कि अहमद जो है उसकी वफात इस तरह हुई है कि सर्कस में उसको वो लड़का कत्ल कर देता है जो उसका मालिक होता है, अब्बास। वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके ऊपर तशद्दुद करता है, जुल्म करता है, और वहीं एक हादसे में उसकी, बल्कि उन दोनों की वफात हो जाती है। सालम कहता है नहीं, क्योंकि ये कहानी जो है वो एक ऐसे शख्स की है जो किताबों से मोहब्बत करता है, जिसे शायरी से इश्क है, जो अदब का दिल दादा है। तो इसकी वफात पुराने अरबी शायरी के मखतूतों के दरमियान होती है। और इन दोनों की कहानी से एक अलग कहानी फातिमा बयान करती है, और वो कहती है कि अहमद का करतार उसका अपना करदार है, कि वो फातिमा ही थी जो बचपन में जिसको इस तरह फील होता था कि लड़कियों के साथ बहुत तजलील की जाती है या उनको वो इज्जत नहीं दी जाती। तो वो दुबली पतली थी, तो वो खुद को बांध कर सीने पर कोई भी रूप बदल सकती थी, तो वो अपना रूप बदलती थी। तो वो फातिमा की कहानी है। लेकिन असल में वो कहानी है किसकी, ये एक नबीना करदार आकर बयान करता है। और वो जो अपने बाप के घर अहमद के नाम से जाना जाने वाला करदार है, या वो जो सर्कस में जाहिरा के नाम से जाने जाने वाला करदार है, वो है कौन? ताहिर बिन जुलून कहता है कि अगर आपने इस कहानी के इख्तिताम को जानना है तो आप पूरे चांद से पूछिए। ये एक ऐसा मोमा है जो नावल के इख्तिताम पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और आगे चलकर 2 साल बाद ही पता चलता है, मतलब जो 1985 में ये द सैंड चाइल्ड लिखी गई, तो 1987 में एक नया नावल आया जो द सेक्रेड नाइट के नाम से मशहूर है, और वो इस नावल का दूसरा हिस्सा है जहां ज़ाहरा और उस नबीन ने बुजुर्ग का जो है वो टकराव होता है। तो ताहिर बिन जुलून ने मैजिकल रियलिज्म और जो साइकोएनालिसिस है उसके जरिए इस कहानी को बुना है, और मराकशी मुआशरे में किस तरह अदम बर्दाश्त, नफरत, मोहब्बत, रिश्तेदारी, ताकत और कॉलोनियल दौर के वो नफ्सियात जो है उसको दिखाने के साथ साथ शनाख्त के उस बहरान को जो खवातीन में पैदा हुआ उस दौर में, उस पर चोट की गई है। और अगर आप पढ़ें या आपने ताहिर बिन जुलून को पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि इनके जो नावलों के खास मौजुआत हैं वो यही हैं। चाहे वो ये बसारत का अंधेरा है जहां डिक्टेटरशिप पर बहुत गहरी चोट की गई है, और वो जुल्म सितम जो जेल में भोगने पड़ते हैं। मतलब मैं ये समझता हूं कि वो किताब जेल के कैदियों पर लिखी जाने वाली एक जालिम तरीन और नहायत शफाफ तरीन किताब है, और उस किताब को पढ़ते हुए कोई भी शख्स अपनी असल होशो हवास में या आप पुरस्कून नहीं रह सकता। और यही हाल जो है वो रेत का दरवाजा या द सैंड चाइल्ड पढ़ते हुए आपको महसूस होगा कि एक कहानी है वो चल रही है और 100 सफे पे खत्म हो चुकी है, और उसके 60 सफे बाकी हैं। आप क्या करें? उसका मेन किरदार मर गए, उसके सारे किरदार मर गए, लेकिन फिर एक नई चीज सामने आती है। बाजुकात ये फिलॉसफी और मैजिकल रियलिज्म और ये जो है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है वो कारी को बेजार भी कर देता है, और कारी पहली गो में जो है वो उसको समझ भी नहीं सकता। पहली फुर्सत में, पहली रीडिंग में वो उस तरह कहानी खुलती भी नहीं है, बल्कि बार बार चीजों को दोहराना पड़ता है, देखना पड़ता है, और पीछे उसका कनेक्शन बनाना पड़ता है, और तब जाकर इस कहानी की समझ आती है। तो ये कोई नाइव राइटर या कारी के लिए लिखा जाने वाला नावल नहीं है।
ये मेरा ख्याल है कि सेंटिमेंटलिस्ट नावल निगार का एक शानदार काम है, जो आप हमेशा ताहिर बिन जलून के नावलों में आपको नजर आएगा। एक खास तरह का माहौल, एक खास तरह का जो है वो फजा आपको इसके नावलों में नजर आएगी। बल्कि इनके नावलों का जो आप कह सकते हैं लैंडस्केप जो है वो बहुत मखसूस है, बहुत अंधेरे वाला, बहुत तकलीफ वाला, तशद्दुद से पुर हबस भरा माहौल। तो ना सिर्फ जो है वो शुमाली अफ्रीका का, ना सिर्फ अरेबिक लिटरेचर का ये अहम नाम और मेरा पसंदीदा नाम है, बल्कि मैं ताहिर बिन जलून को जो इंटरनेशनली जो आज के अदब का एक बहुत बड़ा नाम समझता हूं, और होप्स हो कि आइंदा आने वाले चंद सालों में उनको नोबेल इनाम भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ कहानी के साथ साथ तर्जमे पे भी कुछ बात करें तो खुर्शीद अकरम साहब ने इसका तर्जमा किया। अच्छा तर्जमा है, रवानी बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक मसला जो बहुत शदीद है और जो बार बार सामने आता है, वो यूं लगता है कि जब टाइपिंग करते हुए टाइपिस्ट ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, और इमला की गलतियों के साथ साथ फिक्रों का तर्जमा करते हुए अल्फाज का जो मतलब लफ्ज जो आगे पीछे हुए हैं वो भी बहुत बेजारी पैदा करते हैं, और यूं महसूस करते हैं कि बाज़ जगहों पे मुतरजम जो है वो उससे इसको अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया। लेकिन मैं मतलब ये समझता हूं कि ये ज्यादातर अगर किसी और ने टाइप किया है तो ये उसका टाइपिंग का ज्यादा इशू है। काइंडली अगर सिटी वाले हैं या बाकी कुछ अदारे हैं, बल्कि सारे अदारे ही कम प्रूफ रीड करवा लिया करें जो आपके पास चीज आए, ताकि पढ़ने वाला जो है वो इस कदर बेजार ना हो। इतना अच्छा नावल है, इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी किताब आपने शाया किया कि जो आपकी हमेशा आपकी चलती रहने वाली किताब है, बिकती रहेगी, लेकिन उसका थोड़ा सा ये काइंडली काम कर लिया करें। अगली किताब के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये नावल या अगर ये किताब आपने पढ़ी है तो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।